नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले कि यदि आपने पिछले रीजनिंग के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को भी जा करके देखिएगा। वहाँ पर भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को करवाया है। दोस्त, बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा गया है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लुप्त संख्या को देखते हैं तो जो तीसरा वाला फिगर बना है उसमें ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है, कौन सी संख्या आने वाली है, इसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन 3 शब्दों के बीच में सही आरेख जो होगा वो हमें बनाना होगा। तो आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही प्यारी सी क्लास रहने वाली है प्यारे दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो पूछे गए हैं उनको शामिल किया है और बहुत सारे आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि क्लास पसंद आई तो एक बार से आप लोग इसको लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो क्लास हो, जो अपडेट हो, वो आपको मिल जाए। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ए का अर्थ बोला गया है भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सीधा सा जो अर्थ दिए गए हैं उनका हम यहाँ पर नंबर रख देते हैं, जो भी चिन्ह है वो कर देते हैं। जैसे बी का देखा, इसका मतलब गुणा था तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। डी का जो मतलब बताया था वो माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे प्यारे दोस्तों। ए का मतलब भाग था तो यहाँ पे हम भाग लगा देंगे, ठीक है, भाग लगा देंगे। उसके बाद सी का मतलब प्लस था, सी का मतलब प्लस था तो हम प्लस लगा देंगे। अब देखो इसमें बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास कैसे? देखो ये 11 गुणा 11 है, माइनस का 68 है, इसके बाद में भाग का 4 है, इसके बाद में प्लस का 4 है। तो बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास होता क्या है सर? बोर्ड मास होता है BOD, उसके बाद में MAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले किससे? डिवाइड से शुरू करेंगे। 16 बार में कटेगा, माइनस का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये जो 16 होगा ये माइनस का रहेगा, आगे 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका प्लस का 4 होगा। अब क्या होता है? मल्टीप्लाई हो चुका है, अब क्या बचा है? ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना। तो 121 ये और 4 ये, दोनों को जोड़ेंगे 125 आएगा। बचा हुआ 16 इसमें से घटा देंगे। प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आप लोगों का कितना? 109। कितना हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 109 होना चाहिए यार। देखो एक बार फिर से करते हैं। 16 जाएगा कितने में से? 21 4 25 में से। 21 में से 21 4 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचना चाहिए यार। देखो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 11 गुणा 11 हमने लिखा, माइनस का 68 डिवाइड बाई 4 ये रहा, और प्लस का 4 ये रहा। अब देखो 11 गुणा 11 121 होता है, ये यहाँ पे इसको काटा जाएगा तो कितना बचेगा? 16। ओहो, 17 चौके 68 होता है, 16 चौके नहीं होता है, वही गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो ये आपका एक लोग कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, ठीक है, ये 108 आ जाएगा। चूँकि 100 यहाँ पर 25 में से 17 जाएगा तो 108 बचेगा, और 108 आपको विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। दूसरा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि निश्चित कोड भाषा में ब्रो को अगर ये लिखा जाता है, रोम को अगर ये लिखा जाता है, वॉर्म को, उसके बाद बोला है बी का कोड क्या होगा। तो आप गौर से समझेंगे, BRO, उसके बाद में क्या है? W, ये रहा ब्रो, और इसको लिखा जा रहा है प्यारे दोस्तों 7, इसके बाद में 5, इसके बाद में क्या है? 4 है, इसके बाद में क्या है? 2 है। ये इस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से वॉर्म दे रखा है WORM, तो इसको लिखा जा रहा है 7, और क्या है प्यारे दोस्तों? और आप देखोगे तो 2 है, 2 के बाद में क्या है? उसके बाद में देखोगे तो 9 है, उसके बाद में क्या है? 5 है। और हमसे कोडिंग पूछी गई है बी के बारे में। किसके बारे में? बी के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ लेटर आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे जैसे हमने कहा ROW ये रहा, ROW ये रहा। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं इन दोनों में भी कॉमन होंगी। जैसे 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर बच रहे हैं। जैसे बी बचा है, इस बी के लिए एक संख्या छूटी है 4,
तो हम कह सकते हैं बी का जो कोड है वो 4 है। और ये एम बचा है, एम के लिए संख्या छोटी है 9, तो हम कह सकते हैं जो एम का कोड है वो 9 है। हमसे क्या पूछा है बी का, उसी कोड भाषा में बी का कोड क्या होगा, वो हो जाएगा 4, जो कि आपको दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 इसका प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर माना जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है और ये दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया एक प्यारा सा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों बोला है नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर एम एन नाम का एक दर्पण है, इस पर जब हम इस संयोजन को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखो अगर ये Q है तो उस तरफ जाने के बाद P बन जाएगा, P बन जाएगा तो ये तो B दिख रहा है, गलत है। ये M दिख रहा है, गलत है। इसके बाद में जो E है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये E हमारा ऐसा दिखाई देगा। M तो कुछ सेम टू सेम दिखाई देने वाला है, M तो सेम टू सेम दिखाई देने वाला है। K हमारा उल्टा दिखाई देने वाला है, कैसा प्यारे दोस्तों, जो K है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। उसके बाद में क्या है 7, 7 हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। भाई अगर आप देखोगे ये 7 उल्टा हो गया, चौथे वाले विकल्प का 7 उल्टा हो गया। इस प्रकार से 3 नंबर का जो विकल्प है वो एकदम सही उत्तर है। क्या है प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 3 एकदम सही उत्तर है। उसके बाद 3 को हम इस प्रकार से बना देंगे और L को हम इस प्रकार से बना देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 एज इट इज दिखाई देता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का। प्रश्न में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अब अगर आप इसको अच्छे से देखें तो प्यारे दोस्तों हमने कई बार बताया है जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आती है तो उसमें पहले लेटर का संबंध पहले से बनाते हैं। जैसे हम इसको एक नए प्रकार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखो S 19 पर होता है, कितने पर, 19 पर, ये 19 पर होता है। L हमारा कितने पर होता है, 12 पर होता है। E हमारा 5 पर होता है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में प्यारे दोस्तों C 3 पर होता है। उसके बाद में X कितने पर, 24 पर होता है। इधर देखोगे तो प्यारे दोस्तों S जो हो जाएगा वो 19 पर हो जाएगा, कितने पर, 19 पर। अब बच रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, कुछ संख्याओं के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद W जो कि सर 23 पर होता है, कितने पर, 23 पर। V हमारा 22 पर होता है, कितने पर, 22 पर होता है। इसके बाद में U 21 पर होता है, ये 21 पर हो जाएगा। अब आगे देखोगे तो G कितने पर होगा, भाई जो G होगा वो 7 पर होता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में H कितने पर, 8 पर होता है। I कितने पर, 9 पर होता है। अब देखिए अगर आप इसको अच्छे से समझे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या जुड़ रही है। कौन सी संख्या, 19 से जब हम 29 पर गए, वही संबंध बना रहा हूँ मैं पहले लेटर का पहले से, ठीक है। ये जो संबंध बन रहा है वो पहले लेटर का पहले से ही बन रहा है। जैसे हमने कहा S 19 पर होता है, ये रखा, C 3 पर होता है, ये रखा, तो पहले का पहले से संबंध। मतलब अगर 19 के स्थान पर हम इसमें 10 जोड़ दें, चूँकि ये क्या है, ये आपके पास में आ गई है अंग्रेजी वर्णमाला, तो अगर आप इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। चूँकि 26 लेटर तक तो Z आ जाएगा, उसके बाद 27वें पर क्या आएगा, फिर से A, 28वें पर क्या आएगा, अब B आ जाएगा, और 29वें पर क्या आएगा, तो भैया C आ जाएगा, ठीक है। ये B हो गया और ये C। तो हम कह सकते हैं 19 में अगर 10 जोड़ दें तो C आएगा, और हमें पता है C चूँकि 29 के साथ साथ में 3 पर भी होता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि C हमारा 3 पर है, अर्थात इसमें हमारा कितना जुड़ा है, अर्थात इसमें हमारा 10 जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने कहा ये 23 पर है, 23 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33। चूँकि लेटर तो 26 ही होते हैं और 26 में 7 जोड़ दो तो तभी 33 होगा, तब भी तो 33 होगा, तो भैया वही तो 7 यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी 10 जुड़ रहा है। सीधा सा मतलब समझिए, ये भी 10 जुड़ रहा है, तो यही लॉजिक आगे भी कंटिन्यू करेगा। 10 में 3 जोड़ोगे, 10 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यानी कहने का मतलब ये जो 3 है इसमें 10 जोड़ दोगे तो 13 आएगा। और आप सभी को पता होगा जो 13 होता है इस पर कौन सा लेटर होता है, भैया 13 पर आता है M, और M अगर आता है 13 पर तो एकमात्र विकल्प है जो M से शुरू कर रहा है, वो हमारा ये वाला है, ठीक है। ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर आप और आगे देखने जाओ, दूसरे का संबंध दूसरे से बनाओ, जैसे L का हम बनाते हैं X से, उसके बाद फिर दूसरे से, और फिर दूसरे से, और फिर दूसरे से, इस प्रकार से। तो आप देखोगे यहाँ पे 12 में से 12 जुड़ा है, कितना जुड़ा है, 12, 24 हो गया। 24 में आप 12 जोड़ोगे तो 36 होगा। चूँकि 36 पर कौन आएगा, J आएगा, क्या आएगा, J, J का मतलब 10 आएगा, क्योंकि 26 और 10 36 होता है, तो 10 आएगा, तो वो J आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो हमारा J आ जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे फिर से 10 जुड़ा है, फिर से 10 जुड़ा है।
अब नीचे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखोगे तो 14 जुड़ रहा है, ठीक है, और इसमें 14 जोड़ दोगे, इसमें 14 जोड़ दोगे तो 19 और 14 होता है 33, कितना होता है 33, और 26 के बाद में 7 जोड़ोगे तो 33 आएगा, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, और 7 का मतलब सीधा सा है जी। तो वही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि MJG, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न में। ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उस शब्द युग्म युग्म ना का, ये ना क्या है, ये ना क्या है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के सब युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। अरे भाई सादृश्यता का क्वेश्चन है, ये आपको प्रश्न शब्द दे रखे हैं, इनका जो संबंध है वही ऐसा संबंध इन 4 विकल्पों में से ढूंढना है। देखो अगर हम प्रसन्न की बात करें और आनंद की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रसन्न का सीधा सा संबंध आनंद से ही है। प्रसन्न और आनंद कहीं ना कहीं ये कैसे शब्द हैं, पर्याय शब्द हैं। कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समझना है। ये जो प्रसन्न और आनंद हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं। वफादार और विश्वासघाती, ये तो भैया विलोम है। अगर आपका कोई मित्र आपका वफादार है, दूसरा विश्वासघाती भी हो सकता है, तो ये विलोम हो गया। प्रगति और ठहराव, प्रगति का मतलब निरंतर बढ़ते रहना और ठहराव का मतलब रुक जाना, तो ये भी विलोम है। ये भी क्या है, ये भी भैया विलोम है, ठीक है, ये भी समझना है। हमें तो पर्याय का संबंध निकालना है। नम्र और भद्र, हाँ हो सकता है। ईमानदार और भ्रामक, भाई ईमानदार व्यक्ति और भ्रामक व्यक्ति, भ्रामक व्यक्ति वो होता है हम जिसे बेईमान भी कह सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार से विलोम ही है। क्या है, विलोम ही है। अब आप बहुत सारे प्यारे दोस्त देखेंगे कि जो नम्र और भद्र दे रखा है ये एक जैसे हैं। नम्र और भद्र एक जैसे शब्द हैं, इस बात को याद रखेंगे, ये एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एग्जैक्टली इसका उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला गया है शब्द फ्रेम्ड के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले हम इस लेटर को लिख लेते हैं। क्या लिखा है, FRA, उसके बाद में क्या है M, उसके बाद में E और D। ये रहा फ्रेम्ड। फ्रेम्ड को सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो भाई बिना देखे हम बिना रुके इसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे ए के बाद में क्या आ जाएगा डी के बाद में क्या आ जाएगा एफ के बाद में क्या होगा, एफ के बाद में होगा प्यारे दोस्तों ADE आएगा, एफ डी के बाद में E आएगा, ई के बाद में एफ आएगा, एफ के बाद में M आएगा और R आएगा। ये व्यवस्थित हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब उसने अभी क्वेश्चन को ख़त्म नहीं किया है, अभी उसने आपसे यहाँ से शुरू किया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। यानी बाएं से दूसरा अक्षर देखना है। अगर बाएं से देखा जाए तो दूसरा अक्षर आपके पास ये रहा, और दाएं से देखा जाए तो दूसरा अक्षर आपके पास ये रहा। उसने पूछा है D और M के बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। उसने ये भी पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, ना कि इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला में आप देखोगे तो केवल 2 अक्षर हैं, लेकिन कहीं 2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा। उसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला, जो हम ABCDEFGHIJ ऐसे करके लिखते हैं, तो उसमें पूछा है D और M के बीच कितने लेटर हैं। तो आप देख सकते हो D के बाद क्या आता है, E आता है, F आता है, G आता है, H आता है, I आता है, फिर क्या J आता है, K आता है, L आता है। अब इतने सारे लेटर ये हैं, ये इतने लेटर हैं जो इनके बीच में स्थित हैं, ठीक है। कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे 7 लेटर हैं। 7 हैं या फिर 8 हैं। देखो D के बाद में क्या है, EFG, अच्छा ये 4 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 13 पर आता है, ठीक है। इनके बीच में कितने अक्षर है, बीच के लेटर पूछे हैं, तो हाँ देखो यही सारे हैं। D के बाद EFGHIJKL। चूंकि M और D हम शामिल नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है बाएं से दूसरा अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में, ना कि दोनों को मिला करके। इन दोनों के बीच में पूछा है, तो हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। आप सभी के सामने है D और M के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न श्रृंखला से दिया गया एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोला है 3 10, उसके बाद में 24 है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 73 है, 108 है। चलिए देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 है, उसके बाद में प्यारे दोस्तों 10 है, उसके बाद में 24 है, 24 के बाद में एक हम बनाते हैं बॉक्स यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, उसके बाद में 73 दे रखा है, 73 के बाद में 108 दे रखा है, 108 के बाद में देखोगे 150 दे रखा है, 150 के बाद में देखोगे 199 दे रखा है। कितना, 199। इसको समझते हैं, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है।
तो देखो सीधा सा अगर इनके बीच में अंतर देखें 7 का अंतर है, और भाई और आगे अंतर देखोगे तो 14 का अंतर है। अब इसके पीछे देख लो, इनके पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35 का अंतर। कितने का? 35 का। और आगे देखोगे तो 42 का अंतर है। कितने का है? 42 का है। और इसके आगे देखोगे तो 49 का अंतर है। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, 50 50 100 होता है, एक कम है 49 का। 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 होगा, 42 का अंतर है। 73 में 35 जोड़ोगे तो 108 होगा। तो भाई यही अंतर आगे भी जारी रह रहा है। यानी कि अगर आप देखें 7 का अंतर यहाँ भी है, 7 का अंतर यहाँ भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये 7 का पहाड़ा चल रहा है। 7 दूनी 14, आगे देखोगे तो 7 या 21 हो जाना चाहिए, और आगे देखोगे तो 7 चौके 28 हो जाना चाहिए। हाँ देखो बिल्कुल सही है, ये 7 7 का निरंतर क्रम आपका जारी हो चुका है। ठीक है, सभी में 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, सभी में अंतर चला है। तो इस प्रकार से आप कहोगे आपका जो सही उत्तर होगा 24 में 21 जोड़ करके 45। क्या होगा? 24 में 21 जोड़ करके 45 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखेंगे। 7 का पहाड़ा का अंतर चल रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सते 49। अगर श्रृंखला आगे जारी रहती तो अंतर और बढ़ता चला जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 45 आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चाहो तो आप यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस प्रश्न को समझिए। बोला है एक कागज की वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखाओं पर अनुक्रम में मोड़ा जाता है, अनुक्रमशः मोड़ा जाता है, आखिर में उनमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? देखो सबसे पहले एक साधारण शीट थी, उसको इसने ऊपर की दिशा में मोड़ दिया है। ऊपर की दिशा में साधारण शीट को मोड़ा है काट करके। उसके बाद में एक कट लगाया है, एक कट लगाया है, फिर उसने यहाँ पे इस दिशा में मोड़ दिया। अब उसके बाद 2 स्टार के कट भी लगा दिए, ये जो दो स्टार के कट हैं ये भी लगा दिए। तो वही अगर हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले तो इसी दिशा में ये खुलेगी, चूंकि बंद अगर यहाँ से हुई है तो ये खुलेगी भी यहीं से, इसी दिशा में। जब इसी दिशा में खुलेगी तो एक लगा हुआ स्टार यहाँ पे मिलेगा, एक लगा हुआ स्टार यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, गौर से समझ लो, एक स्टार यहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया, और एक स्टार हमारा ये दूर वाली तरफ हो गया, इस तरह से। और नीचे देखोगे तो एक स्टार ये वाला आ जाएगा। गौर से समझो, मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ आपके सामने। एक स्टार हमारा ये आ जाएगा, और एक हमारा स्टार यहाँ पे पास में आ जाएगा। कुछ दूर दूर स्टार आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 स्टार दूर दूर आ जाएंगे। तो अब देख लीजिए आप, ऐसा कहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है? यानी स्टार की जो संख्या होगी वो आपके सामने 8 होनी चाहिए। जब ये खुल करके आगे बन करके आएगा तो इसमें जो स्टार की संख्या होगी वो 8 स्टार बनेंगे। कितने? 8 स्टार। तो अभी देखिए 4 यहाँ पे, 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 सभी में 8 स्टार है। लेकिन जो हमारी दिशा है, जो हमारे स्टार बनने की दिशा है वो एक निश्चित रूप में कुछ इस प्रकार से चल रही है। इस प्रकार से एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यानी एक क्रॉस के रूप में स्टार बन रहे हैं। और अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉस के रूप में जो स्टार हैं वो विकल्प नंबर 1 में मिलेंगे। वो आपको विकल्प नंबर 1 में मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। बाद बाकी देखो ये भी, ये उल्टी दिशा में है, गलत हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये तो गलत हो गया। ये भी सही दिशा में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये भी सही दिशा में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब बच रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1। तो आप बोलोगे प्रश्न नंबर 8 का 1 नंबर सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ। ये एक हमेशा ट्रिक याद रखनी है। ये क्या बोलते हैं इसको, हमेशा के लिए लाजवाब ट्रिक है। यानी 1 और 2 दोनों को जोड़ करके 3। ठीक है, 1 2 दोनों को जोड़ करके 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। कैसे? मैं कह रहा हूँ भैया मुझे एक ये ट्रिक सेम टू सेम यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे मिली है 1 2 दोनों को जोड़ करके, बोलो 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। इसके बाद में सेम यही ट्रिक उल्टी अगर आप करते हैं, अगर यही ट्रिक को आप उल्टी करते हैं यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ मिल जाएगी। तो आप यहाँ से कहोगे 1 2 दोनों को जोड़ करके 3। भैया 3 3 6 तो सीधे हो गए, और एक आपको अलग से मिल जाएगा। कहाँ पे? ये वाला एक ये मिल जाएगा और एक ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8 कुल मिलाकर के जो त्रिभुजों की संख्या है इस आकृति में वो कितनी है? वो मेरे भैया 8 है। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है वर्गीकरण का। निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करना है कुल मिलाकर के जो समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित रूप से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है?
यहाँ पे संबंधित जो नहीं है उसको देखना है। यानी प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आप इनका स्थानीय मान से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे M13 पर होता है, P16 पर होता है, R18 पर होता है। सीधा देखते हैं, T20 पर होता है, W प्यारे दोस्तों 23 पर होता है और Y 25 पर होता है। इस प्रकार से B को देखोगे तो B 2 पर होता है, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है और G 7 पर होता है। उसी प्रकार से J कितने पर, J हमारा जो होता है वो 10 पर होता है, M13 पर होता है, N 14 पर होता है। तो अब आपको पता चलेगा क्या होगा इसका अंतर। मैंने हमेशा बताया है दोनों के बीच में अंतर देखो 3 का है, दोनों के बीच में अंतर 3 का है, और दोनों के बीच में अंतर 3 का है, और दोनों के बीच में अंतर 3 का है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का अंतर है, सॉरी हाँ 16 2 18 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, 5 2 7 यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन मेरे भैया यहाँ पे तो केवल 1 का ही अंतर है। इस प्रकार से सबसे लास्ट वाला जो विकल्प है वो आपका समूह से संबंधित नहीं है। 3 का जो निश्चित समूह है वो ABC का है, यानी 1 2 3 का है, चौथा इससे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है यदि प्लस को गुणा से और भाग को माइनस से बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी जो माइनस है उसको भाग लिखना है तो हम इसको भाग लिख सकते हैं, और जो भाग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम सीधा सीधा माइनस लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे प्लस के स्थान पर गुणा करना है, और कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, देखो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार फिर से देखते हैं। 90 के बाद भाग के स्थान पर, सॉरी माइनस के स्थान पर क्या करना है, माइनस के स्थान पर भाग करना है। माइनस के स्थान पर भाग करेंगे 10 से, ठीक है। उसके बाद में प्लस, ये क्या है, फिर जो भाग था इसके स्थान पर हमें माइनस करना है, माइनस का 36 हो जाएगा। प्लस के स्थान पर गुणा करना है, प्लस के स्थान पर गुणा करना है, गुणा कर देंगे 52 से। और भाग के स्थान पर क्या करना है, भाग के स्थान पर फिर से माइनस करना है। भाग के स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस करना है 49। तो अब देखिए ये उत्तर आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसको काट लेंगे, 9 बार में कटेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 36 का गुणा किस में है, 52 में है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, यहाँ पे 2 भाग आए हैं, 2 भाग आए हैं। चलिए करके देखते हैं, जो भी आएगा अपना उत्तर तो आना ही है। 10 से काटोगे कट जाएगा 9 बार में, माइनस का 36 गुणा 52 है, तो गुणा कर लीजिए। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 की 2, 36 पंचे 180, 7 कितना 187, यानी 1872 हो गया। ये माइनस का हो जाएगा आपका 1872, 1872। यहाँ पे माइनस का 49 है प्यारे दोस्तों। 49 और 58 को जोड़ लीजिए, 49 माइनस का है, ये प्लस का है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। देखो अगर आप इसको समझें, अगर आप समझें तो ये प्लस का है केवल और केवल, ये केवल और केवल प्लस का है, ये माइनस के हैं दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों माइनस के हैं, 9 केवल प्लस का है। तो अगर आप देखें तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ पे हटा दीजिए, तो ये बचेगा 40, ठीक है। 1872 ये माइनस का है और माइनस का ही 40 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, 1912 हो जाएगा। बोलो कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, ये गड़बड़ हो गई बड़ी सी। ये गड़बड़ हुई कहाँ पर है, ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हमारा गुणा के स्थान पर ये प्लस हो जाता, ये अगर प्लस हो जाता तो उत्तर तो हम लोगों का आ जाना था, ठीक है। उत्तर हम लोगों का आ जाना था अगर ये प्लस हो जाता। इसके स्थान पर मुझे गुणा रखना पड़ेगा, तो ये हमारा उत्तर आएगा। चूंकि प्लस को गुणा से बदलना है ना, तो इस गुणा के स्थान पर हम यहाँ पे जब प्लस रखेंगे तो उत्तर आएगा 1832। लेकिन इसको हटाइए, जो गलतियाँ हुई हैं वो सवाल तो एग्जैक्टली सही है, ऑप्शन गड़बड़ माने जाएंगे इस स्थान पर, तो आपका जो सही उत्तर होगा 1912 होगा, ठीक है। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है प्यारे दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है जस्ट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया था। सबसे पहले हमें जस्टिस लिखना है। क्या लिखना है, जस्टिस, JSTICE, JUSTICE, ये रहा जस्टिस। इसको अगर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद में E आएगा, उसके बाद में क्या आएगा भैया, E के बाद में हमारा I आएगा, I के बाद में क्या आएगा, J आएगा, J के बाद में क्या आएगा, S आ जाएगा, S के बाद में क्या आ जाएगा, S के बाद में आ जाएगा T, T के बाद में आ जाएगा U, ठीक है। उसने पूछा है, अब उसने पूछा है कि इस प्रकार बने नए समूह में बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा मतलब यहाँ पे,
और बोला है दाएं से चौथे अक्षर, मतलब यहाँ से चौथा, यहाँ से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये रहा। ई और जी के बीच में कितने लेटर हैं उसने ये पूछा है। ई और जी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने लेटर होते हैं। आप कहोगे ई जी के बीच में कौन होता है, एफ होता है, एफ के बाद में जी होता है, एच होता है, आई होता है। ये ऐसे 4 लेटर हैं जो ई और जी के बीच में होते हैं। तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर 1 सर 4 ऐसे लेटर हैं जो ई और जी के बीच में स्थित हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सामने है आप लोगों के। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट को दर्शाता है। तो प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझना है। अगर मैं बात करता हूँ हॉकी की, तो ये एक विशेष प्रकार का खेल है। बोलो हॉकी एक खेल है, क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ सर हॉकी एक खेल है। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ फुटबॉल की, किसकी प्यारे दोस्तों, तो फुटबॉल भी एक खेल है। बोलो फुटबॉल भी तो मेरे भैया एक खेल है, आप कहोगे हाँ सर फुटबॉल भी एक खेल है। हॉकी स्टिक से खेली जाती है, फुटबॉल आपका किससे खेला जाता है, पैरों से, बॉल पैरों वाली बॉल फुटबॉल कहलाती है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है क्रिकेट। तो भाई आप एक बात मेरी समझो, तो क्रिकेट भी तो एक खेल ही है। बोलो क्रिकेट भी तो एक खेल ही है, क्रिकेट भी एक खेल है सर। तो इसका मतलब क्या है, हॉकी अलग खेल है, फुटबॉल अलग खेल है, क्रिकेट अलग खेल है। तो जब तीनों अलग अलग खेल हैं तो तीनों के लिए जो आरेख होगा विकल्प नंबर बी के अनुसार आएगा, याद रखेंगे। एक एच का हो जाएगा, एक सी का हो जाएगा, एक एफ का हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए बॉक्स को मोड़ करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपको ये एक प्रश्न ओपन डाइस का दे रखा है। ओपन डाइस में मैंने आपको कई बार बताया है, ओपन डाइस का सीधा सा मतलब है खुले पासे से। खुले पासे में कई बार बताया है प्यारे दोस्तों, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, पहले को छोड़ करके। आप देखिए इस ए के बाद पहली छोड़ देंगे, तीसरी नंबर पर कौन है, सी है, ठीक है। तो ए के जो अपोजिट बनेगा, जो ए के अपोजिट बनेगा वो सी बनेगा। जो डी होगा डी के जो अपोजिट आएगा वो एफ आएगा। कौन आएगा, डी के अपोजिट एफ आएगा। अब बच कौन रहा है, अब बच रहा है आप लोगों का बी और ई, बी और ई। इसमें बनाते हैं जेड लाइन, ठीक है। ये जेड लाइन, जेड बना है, एक लाइन बनी, तो बी के अपोजिट में क्या बन गया, ई बन गया। तो अब मेरी एक बात समझनी है, बात क्या है भैया, बात इतनी सी है कि जब भी दो अपोजिट एक साथ देखेंगे वो बॉक्स नहीं बनेगा, क्योंकि पासे का एक नियम होता है, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं ना ही एक साथ दिख सकती हैं। तो एक साथ दिखने वाली विपरीत सतह गलत मानी जाएंगी। जैसे हमने कहा सी को, सी देखा, डी देखा और बी देखा, ये तीनों अलग हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बन सकता है किसी कहीं ना कहीं ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बन सकता है, चूंकि तीनों अलग अलग से आए हैं। तीनों देखो, एक सी यहाँ से, डी यहाँ से और बी यहाँ से, तो इस प्रकार से ये बन सकते हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं बी की, ई डी ए, तो देखो ए तो यहाँ पे रहा, डी यहाँ पे रहा और ई यहाँ पे रहा, मतलब तीनों अलग अलग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी बन सकता है। अब सी नंबर को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है ई, बी और सी, क्या है, ई है, बी है और सी है। ये देखो ये दो एक साथ आ गए, ये तो विपरीत थे भैया, और ये दो एक साथ आ गए, तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा चूंकि ये एक साथ आ गए। विपरीत हमने कहा था एक साथ नहीं आने चाहिए। उसके बाद डी नंबर को देखते हैं, एफ, उसके बाद में सॉरी ई, एफ और सी। अब देखिए ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ये तो परफेक्ट बन रहा है, ये तो बन जाएगा आपका। उसने पूछा था कौन सा नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा आपका विकल्प नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी में दिया गया जो पासा है वो कभी नहीं बन सकता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न में बोला है एक मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। मंच पर कोई महिला खड़ी है, हम मानते हैं यहाँ पर एक महिला है। प्यारे दोस्त अच्छे से समझना है, यहाँ पे एक महिला है, मान लेते हैं ये महिला रही। कह रहा मंच पर खड़ी एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। किसने कहा, नूर ने, तो हम नूर को यहाँ पे रखेंगे। नूर ने कहा है वह मेरे पिता, किसके पिता, इस नूर के पिता। नूर के पिता यहाँ पे आएंगे प्लस के रूप में। की पत्नी मतलब पिताजी की शादी होगी, तो पत्नी यहाँ पे आ जाएगी, पत्नी यहाँ पे आ जाएगी। के दामाद, पत्नी के दामाद कैसे बनेंगे, पत्नी के दामाद तब बनेंगे ना जब ये महिला जो होगी उसकी पत्नी बने। तो हम कहते हैं इस ये जो महिला है इसकी शादी करवाओ, इसकी शादी करवाओगे एक जेंडर से, जो पुरुष होगा वो इस महिला का दामाद बनेगा। बोलो पत्नी का दामाद वही तो बनेगा प्यारे दोस्तों, गौर से समझिए, पत्नी का दामाद ऐसे ही तो बनेगा। कैसे, मैंने कहा नूर ये रही, ये नूर कह रही है या कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। दामाद की पत्नी कैसे बनती है, जब जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे दामाद की कोई पत्नी है तो वो मेरी बेटी ही तो होगी,
बोलो दामाद तभी तो बनेगा जब मैं बेटी की शादी किसी व्यक्ति से कराऊंगा, वो मेरा दामाद होगा। तो दामाद की पत्नी अर्थात मेरी बेटी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो महिला है, ये महिला की जो बेटी है वो ये महिला है। ये ऊपर वाली की महिला की बेटी है, नीचे वाली महिला है। तो कहने का मतलब अगर नूर के माता पिता वो हैं और उस महिला के भी माता पिता वो हैं, दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो ये कहीं ना कहीं कौन हुई, ये कहीं ना कहीं बहन होंगी। बोलो भैया, ये बहन होंगी, क्योंकि नूर एक महिला का ही नाम होता है, याद रखेंगे। हालांकि अब नूर अहमद के पास ना जाना, अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, वो लड़का है। नूर अहमद बात अलग है, और नूर बेसिकली महिलाओं के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। तो हम इसको अगर महिला माने तो ये बहन हो जाएगी, ये वाली महिला। अगर इसको लड़का भी माने तो भी ये हो जाएगी महिला, क्योंकि से किसके साथ लगा है, से तो लगा है नूर के साथ। तो नूर क्या कहेगी, अर्थात क्या कहेगा, तो बोलेगा मेरी मम्मी पापा की बच्ची, अर्थात मेरी बहन होगी। ठीक है, बहन होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आई होप आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो सीधा सा अपना एक तिकड़म बिठाइए, अपने रिश्तेदारों, अपनी बहन के बारे में सोचिए। जैसे मैंने कहा मेरी एक बहन है, मैंने कहा मेरी बहन मंच पे खड़ी है, मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मेरे पप्पा की पत्नी मेरी मम्मी के दामाद, मतलब बहन के जो पति देव होंगे उनकी पत्नी वो मेरी बहन होगी। तो महिला का नूर से क्या संबंध है, बहन के रूप में संबंध है। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की सादृश्यता देखनी है, मोमबत्ती, रोशनी और बादल, इसके बीच में देखना है क्या होगा। देखो अगर बात करते हैं, मोमबत्ती क्या करती है, रोशनी देती है। बादल क्या करते हैं, वो तो वर्षा देते हैं, यानी पानी देते हैं। तो यहाँ पे वर्षा आ जाएगा, सफ़ेद नहीं होगा, काला नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा। मोमबत्ती जिस प्रकार रोशनी देती है, बादल उसी प्रकार वर्षा देते हैं। ये इसका एकदम सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।